एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे कहानी आपसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। क्या इन्होंने देश के लिए क्या किया, क्यों इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, क्या इनकी डेथ के पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और इनका कंट्रीब्यूशन साइंस के लिए, इंडिया के लिए क्या रहा, वो सारी बातों को आज हमें समझना है। ठीक है, तो आज हम बायोग्राफी स्टार्ट करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके पहले मैंने विक्रम साराभाई की बायोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लगभग 40 ऐसी पर्सनालिटी हैं, इंडिया के ऐसे हिस्टोरिकल फिगर हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनकी बायोग्राफी मैंने वहाँ पे कवर की है। ठीक है, आप भी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया के किसी व्यक्ति की आप बायोग्राफी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन याद रखेंगे वो आप जो भी पर्सन का चयन करें, सिलेक्शन करें, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और मॉडर्न इंडिया से एसोसिएट हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने मेडिवल या एंशियंट हिस्ट्री से कोई पर्सन को उठाया हो। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। ओके, तो आप लोग ने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के नाम बारे में सुना होगा, बार्क। बहुत बड़ा एग्जाम भी होता है इसका, बार्क का एग्जाम। ठीक है, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही इसका नाम भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर रखा गया है। और ये कहाँ पर है? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। बेसिकली होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसको सेटअप किया गया था 1954 में। इसको एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत डेवलप किया गया था। बाद में इनकी डेथ के बाद इस इंस्टीट्यूट का नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया, जिसको आज हम बार्क कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका फॉर्मेशन 1954 में हुआ था। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। मतलब इनकी फैमिली बहुत रिच थी। JRD टाटा जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ इनके फैमिली रिलेशन है, बहुत टर्म्स रहे हैं। और एक पारसी फैमिली में, पारसी परिवार में इनका जन्म होता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म जो है वो 30 अक्टूबर को 1909 में मुंबई में होता है। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या इन्होंने किया, वो आज हमें देखना है। तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। एक पारसी फैमिली में, एक संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है। फादर का नाम जहांगीर है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर है, बहुत ही जाने माने वकील होते हैं। और इनकी माता का नाम जो होता है, इनकी जो मदर होती है, उनका नाम मेहरान होता है। अब इनका पूरा जो परिवार है वो एजुकेशन के प्रति बहुत डिवोटेड है। मतलब पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, उसके लिए बहुत ही समर्पित है। और फिलंथ्रोपिस्ट लोग हैं, मतलब परोपकारी लोग हैं, समाज सेवा करने पे भी बिलीव रखते हैं। तो जब हमारे पेरेंट्स, जैसे कि किसी के आपने देखा होगा कि दोनों मम्मी पापा जब डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, या दोनों मम्मी पापा अगर देखते हैं कि इंजीनियर है तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने। ऐसा होता है जनरली। तो इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो इंजीनियर बने और एजुकेशन के सेक्टर में कोई काम करें। क्योंकि आज तो हमारे देश में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बट उस समय, आज़ादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो उस समय तो इतने ज़्यादा या भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज थे ही नहीं। पढ़ाई करने के लिए आपको विदेश में जाना पड़ता था। तो इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि होमी जहांगीर भाभा इंजीनियरिंग करें और उसके बाद एजुकेशन में अपनी पूरी लाइफ को डिवोट करें। मतलब वो अपने बेटे को एक एजुकेशनिस्ट बनाना चाहते थे, शिक्षक बनाना चाहते थे। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा की जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी वो मुंबई के, बॉम्बे के बहुत ही फेमस कॉलेज एल्फिस्टन कॉलेज में हुई थी। और उसके बाद फर्दर स्टडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके चले जाते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर तो अपने आप में आज भी प्रेशर होता है, पहले भी प्रेशर रहा ही करता होगा। तो पेरेंट्स के कहने पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं अपनी फैमिली की एडवाइस से। लेकिन साथ ही मैथमेटिक्स की में भी पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि इनको मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है। तो इसलिए वो मैथमेटिक्स की डिग्री भी करते हैं। और इन्होंने जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो स्टडी की है वो पॉल ड्रेक के अंदर की हैं। अभी पॉल ड्रेक कौन है? तो इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म की थ्योरी दी थी, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिजिक्स में 1933 में। तो इनके अंडर रहकर इन्होंने मैथमेटिक्स की स्टडी की और काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। हर कोई टेस्ट देते थे, एग्जाम देते थे, यूनिवर्सिटी में टॉप करते थे। और जब टॉप करता है कोई बच्चा तो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मिली हुई थी।
फिर इन्होंने 1933 में, जैसा कि मैंने कहा कि फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी, तो 1933 में इन्होंने डॉक्टरेट की न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में इन्होंने डॉक्टरेट की, मतलब आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी जब आप करते हो तो थीसिस वर्क भी देना होता है ना। तो इनकी जो थीसिस वर्क थी, थीसिस का जो टाइटल था वो था द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। ठीक है, इन्हें न्यूटन स्टूडेंटशिप, मतलब जो स्कॉलरशिप है वो भी इनको दी गई थी 3 सालों के लिए। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही अपना काफ़ी समय जो है यहाँ पर नील बोर के साथ जो है काम करने में व्यतीत किया था। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग एट कैम्ब्रिज, ही ऑल्सो स्पेंड टाइम वर्किंग इन कोपेनहेगन विथ नोबल लॉटरेट नील बोर। नील बोर, आप लोगों ने बोरबरी का मॉडल सुना होगा, है ना, बोर की थ्योरी सुनी होगी। तो नील बोर, इनको भी फिजिक्स की फील्ड में 1922 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। तो नील बोर के साथ भी इन्होंने अपने टाइम स्पेंड किया है, उनके अंडर भी इन्होंने काम किया है। लेकिन 1933 कुछ समय ऐसे गुजर गया और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, और आप देख रहे थे जर्मनी उस समय कितना आक्रोश था। हिटलर जो है वो लगातार यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में कब्जा करते जा रहा था। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सोचा कि मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, मतलब 1939 में जो है वो वापस आ जाते हैं। कहाँ पर? भारत। ठीक है, अब भारत आने से पहले इनने 2 काम और किए थे। वो 2 काम कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। पहला, इन्होंने 1935 में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग थ्योरी पब्लिश की थी। इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था जिसको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, वहीं आपका जो पॉजिट्रॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर पेपर दिया था, जिसको एक तहलका मच गया था साइंस कम्युनिटी में कि यार ये कौन सा व्यक्ति है जो मतलब इस तरीके से रिसर्च कर रहा है। और बाद में उनका ये जो स्कैटरिंग थ्योरी है इसको हम भाभा स्कैटरिंग के नाम से आज जानते हैं। उस समय इसका नाम, इन्होंने जब पेपर पब्लिश किया था तो उस समय इसको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग कहते थे, लेकिन बाद में हमने इसको भाभा स्कैटरिंग कहने लगे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, ये वापस आए, और आईआईएससी बेंगलुरु, आपको पता है हमारे देश का सबसे अच्छा जो इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है वो आईआईएससी माना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और उसको उस समय हेड कौन कर रहे थे? सीवी रमन। सीवी रमन जी, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में फिजिक्स की फील्ड में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के कारण, वही सीवी रमन। तो सीवी रमन उस डिपार्टमेंट के हेड थे, और उनके अंदर इन्होंने जो है वो टीचर के रूप में ज्वाइन किया और आईआईएससी में जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब एक रीडर बन गए, पढ़ाना शुरू कर दिया 1939 में। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि यार हमारे देश में भी हमको अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा लेना ज़रूरी है, न्यूक्लियर पावर का सहारा लेना ज़रूरी है। क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता ही कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, किस तरीके से एटॉमिक बम को गिराया गया वहाँ पे। तो न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि वॉर के समय में, हम पीस के तरीके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में, डेवलपमेंट के काम में। सबसे बड़ी बात, एनर्जी के प्रोडक्शन में न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपने देश में ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाए जहाँ पे इन सारी तरीक़ों की रिसर्च हो सके। साथ ही साथ उस समय ऐसे कोई इंस्टीट्यूट तो थे नहीं भारत में, तो इसलिए जो भारत के बहुत ही शानदार शानदार साइंटिस्ट थे वो तो विदेशों में बैठे हुए थे। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा सबसे पहले तो हमारे जो विदेशों में साइंटिस्ट हैं उनको भारत बुलाना चाहिए, और उनके लिए भारत में एक रिसर्च सेंटर सेटअप करना चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहिए जिससे वो आके वहाँ पर रिसर्च कर सके। तभी भारत जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ सकेगा। इस तरीके के व्यू पॉइंट जो थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के थे। लेकिन अगर आपको साइंटिस्ट को वापस बुलाना है और आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना है, न्यूक्लियर पावर आपको जनरेट करनी है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है, फंडिंग की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारी चीज़ों की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी दौरान जब वो आईआईएससी में पढ़ाने का काम भी कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने उस समय के सबसे बड़े लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कन्विंस करना शुरू कर दिया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन हाँ आज़ादी के दौर पे थे हम, और कुछ समय बाद प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कन्विंस करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि भारत को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए,
और उन्होंने बताया किस तरीके से ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी भारत को एक सफलता प्रदान कर सकती है। हम एनर्जी, मेडिसिन और डेवलपमेंट के सेक्टर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। साथ में ही इन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च करके अपना एक इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया, और वहाँ पर वो इंडिविजुअली, मतलब और कोई इनका दोस्त नहीं था, मतलब और कोई साइंटिस्ट उसमें नहीं थे, इंडिविजुअली कॉस्मिक रे रिसर्च करना इन्होंने शुरू कर दिया अपने ही इंस्टीट्यूट में। बिगन टू वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट इंडिपेंडेंटली। उसके बाद इन्होंने वाइल इंडिपेंडेंस कंडक्टिंग रिसर्च ऑन न्यूक्लियर वेपन इन 1944। अब इनका उद्देश्य था कि हम एक इंस्टीट्यूट को सेटअप करें। तो JRD टाटा के साथ इनके फैमिली रिलेशन थे, तो JRD टाटा के साथ इनको मदद मिली, फाइनेंशियल मदद मिली, और उसके बाद इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में सेटअप किया। और आज भी बोला जाता है कि जब साइंटिस्ट वहाँ आते हैं तो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ना, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की है। उसमें कई सारे गार्डन हैं, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा जी को गार्डनिंग का बड़ा शौक था, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक उनको बहुत पसंद था। इसके अलावा आर्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, आर्ट से बहुत प्यार करते थे। जब भी उनको कोई अच्छी पेंटिंग मिलती थी ना, पूरा की पूरी पेंटिंग्स को खरीद लेने का काम करते थे। तो इस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ना, उसको तो कई शानदार और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग से सजाया गया है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जो कोई 1945 में सेटअप किया गया था, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके बाद जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन के रूप में बनाए गए, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फॉर्मेशन 1948 में किया गया था, और पहले जो चेयरमैन बनाए गए थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही बनाया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी, टाटा इंस्टीट्यूट को हमने सेटअप कर लिया था, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी हमने सेटअप कर लिया था। ठीक है, लेकिन क्या इतनी चीज़ें काफ़ी थी? नहीं, इतनी चीज़ें काफ़ी नहीं थी। इसके बाद ये अपने अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाना शुरू हो गए कर दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने लगे, जाने लगे। अगर मैं बात करूँ IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका हेड ऑफिस वियना ऑस्ट्रिया में है, और जिसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। उसमें भी होमी जहांगीर भाभा जी गए थे रिप्रेजेंट करने भारत को। इसके अलावा 1955 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी जेनेवा में, वहाँ पे भी भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा गए थे। इसके अलावा इन्होंने 1960 से 1963 तक जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद आपको पता है 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है, और 1962 में इंडिया चाइना का वॉर भी होता है। तो इंडिया चाइना वॉर के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि भारत की डिफेंस को और भी ज़्यादा हमको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, नए नए वेपन्स, नए नए हथियार, ट्रक, टैंकर्स देने की ज़रूरत है हमारे इंडियन आर्मी को। तो कई सारे इक्विपमेंट्स हमने परचेस करना शुरू कर दिए। रशिया उस समय हमारी काफ़ी मदद किया करता था, तो रशिया ने भी हमारी बहुत मदद की, हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए हमें कई सारे वेपन्स दिए गए और ट्रूप्स को तैयार किया गया। हालांकि हम सभी को पता है कि भारत जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था। नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, क्योंकि उस समय वो दौर जो चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के बाद, वो कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर मतलब एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। ठीक है ना। यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम करता है, वो कैपिटलिज्म का सपोर्टर था। वहीं यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी था। भारत हालांकि किसी भी धड़े में शामिल नहीं था, ना वो यूएसए के पक्ष में था ना यूएसएसआर के, लेकिन भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत का जो झुकाव था वो सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा था, मतलब रशिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव था, और ये बात यूएसए को नहीं पसंद थी। यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक इतना बड़ा देश जो है, जो अभी एडवांस हो रहा है, धीरे धीरे इसकी आर्मी भी तैयार हो रही है, ठीक है, तो ये जो है वो यूएसएसआर के धड़े में जाए, बिल्कुल नहीं चाहता था। और यूएसएसआर भारत को सपोर्ट करे, यूएसए ये भी नहीं चाहता था। इसके अलावा पाकिस्तान का भी एक अच्छा दोस्त और पाकिस्तान का सपोर्टर जो है वो यूएसए था। और अगर भारत न्यूक्लियर एनर्जी में सक्सेसफुल हो जाता, भारत न्यूक्लियर हथियार बना लेता, न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर लेता, तो ऐसा यूएसए को डर था कि भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर देगा। इसलिए भी यूएसए नहीं चाहता था कि भारत जो है वो इस तरीके की किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाए। तो इस बात का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा अवहेलना की गई भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा जी
लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से इस न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के बाद हम एनर्जी के सेक्टर में बहुत एडवांस हो सकते हैं। भारत की पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ कर रही है, उसके लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल्स पे है, और धीरे धीरे हम इस डिपेंडेंसी को कम भी कर सकते हैं अपने इस न्यूक्लियर पावर के जरिए। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में और एडवांसमेंट किया जा सकता है, मेडिसिन की फील्ड में एडवांसमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम एक पीसफुल ट्रिटी भी साइन करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ऐसा नहीं था कि हम बॉम्ब बना लेंगे, एटम बॉम्ब बना लेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान पे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ उनका सोचना नहीं था। हम अब आज भी हमारा देश जो है वो अपनी तरफ से कभी भी वॉर को इनिशिएट नहीं करता, कभी भी कोई भी वेपन्स को अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करता है। तो उनका भी कहना था कि हम कभी भी वॉर में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम पीसफुल तरीके से रहेंगे। लेकिन हाँ, कोई आंख दिखाएगा तो ऑब्वियसली बात है, फिर हमको भी बताना पड़ेगा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को एक्सप्लेन कर रहा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि वो बिल्कुल एग्रेसिवली भी चाहते थे कि हमारा कंट्री का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो और भारत जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़े। तो इन्होंने देखिएगा कुछ थ्योरीज बनाई थी, और क्या इन्होंने बोला था वो हम देखते हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम तैयार किया था। और कब तैयार किया था? ये 1954 में तैयार किया था। अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या बातें थी? बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा था, यूरेनियम भारत में केवल 2% ही यूरेनियम है, वो भी ओरिजिनल जो है आपका यूरेनियम होता है। और यूरेनियम सिर्फ आप एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते, यूरेनियम को आपको इनरिच करना होता है, और इनरिच की कॉस्टिंग जो है वो बहुत महंगी होती है। पहली चीज़ तो यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 से आप न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज़ तो इतना ज़्यादा यूरेनियम है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है। लगभग वर्ल्ड का 25% थोरियम जो है वो भारत के पास है। तो इनका ये कहना था कि हमें यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन पे ना ध्यान देते हुए थोरियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, और थोरियम से यूरेनियम बनाना चाहिए, और फिर यूरेनियम से हमको यूरेनियम 235 या उसके डिफरेंट आइसोटोप बनाने चाहिए, और उसके बाद जो है हमें न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहिए। तो इस तरीके से भारत का ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, कितनी चीजें, ही पायोनियर द यूज ऑफ थोरियम टू एक्सट्रैक्ट यूरेनियम फ्रॉम इट रेदर देन रिलाइंग ऑन द रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि भारत में 25% जो ग्लोबल थोरियम रिजर्व भारत में है, और थोरियम एक कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोई फॉसिल मटेरियल नहीं है, हम इसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका फ्यूजन कराएंगे और एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये उनकी विचारधारा थी, और इसके लिए उन्होंने रिएक्टर बनाना भी शुरू किया। आप लोग ने आई थिंक रॉकेटरी जो मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा एक लास्ट में जो सीन दिखाते हैं, वो अप्सरा आपका रिएक्टर तैयार किया जाता है, और वो पानी अंडर वाटर होता है ना, पानी के अंदर होता है, और होमी जहांगीर भाभा जी वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, याद आया? तो वही अप्सरा जो बनाने का काम किया है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया है। यही तो रीज़न है कि जो हमारा बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को उनके कंट्रीब्यूशन के कारण कई सारे अवार्ड दिए गए, जैसे कि एडम्स प्राइज 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने दिया था। 1954 में पद्म भूषण अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा इनको दिया गया। 5 बार इनका नॉमिनेशन किया गया था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के फील्ड में, लेकिन इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं 5 बार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इनको आर्ट का बड़ा शौक था, है ना, आर्ट का बड़ा ही शौक था, इसलिए जो हमारे सर सीवी रमन हैं, सर सीवी रमन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को लियोनार्डो द विंची ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते थे, बोलते थे, क्योंकि उनको आर्ट का बड़ा शौक था। जब भी कोई भी म्यूजियम में जाते थे या कोई आर्ट वर्क में जाते थे, और सारी की सारी म्यूजियम की पेंटिंग को खरीद लेते थे। तो आर्टिस्ट मतलब आर्ट का बड़ा ही शौक था, पेंटिंग्स का बड़ा शौक था, इसलिए इनको ये नाम सीवी रमन जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी और, हुआ क्या था यहाँ पे 1965 की घटना है। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी जाते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में वो कहते हैं कि भारत 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लेगा। ये अनाउंसमेंट वो कर देते हैं, तो तहलका मच जाता है, पूरे भारत में भी मच जाता है, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में भी मच जाता है। आई कैन मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन जस्ट 18 मंथ्स। तो ये बात जैसे ही होमी जहांगीर भाभा जी कहते हैं, तो इस बात के कहने के 3 महीने बाद ही प्लेन क्रैश होता है, और प्लेन क्रैश में डॉक्टर होमी जहांगीर जी की भाभा की जान चली जाती है, और उनकी जान जाने के कुछ समय पहले ही
ताशकंद का एग्रीमेंट होता है और ताशकंद के एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जान चली जाती है। तो वो दोनों ही जो जान गई हैं, दोनों ही जो डेथ हुई हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो या होमी जहांगीर बाबा जी की हो, दोनों ही कंट्रोवर्सी है जिसका रिजल्ट आज तक हमको नहीं पता है। ठीक है। तो अक्टूबर 1965 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऑल इंडिया रेडियो पे पॉडकास्ट करते हैं कि हम भारत जो है वो 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ही बिलीव दैट पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुड बी लॉन्च फॉर द सेक्टर लाइक एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। और उन्होंने पंडित नेहरू जी को भी न्यूक्लियर कमीशन को सेटअप करने के लिए तैयार कर दिया था। उसके बाद वो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड एक कन्वेंशन में, और जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी जान चली जाती है। तो ये घटना होती है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1966 में एक एयरप्लेन क्रैश होता है। एयर इंडिया का विमान होता है। एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है 101, मतलब 101 नंबर की फ़्लाइट होती है। और माउंट बैंक के पास इनका जो क्राफ्ट होता है, मतलब एयरप्लेन होता है, वो क्रैश हो जाता है। इसमें 117 लोग होते हैं, जिनमें से एक होमी जहांगीर भाभा जी भी होते हैं, और सभी लोगों की जान यहाँ पे चली जाती है। तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर के द्वारा उस समय इसको जो है वो पब्लिश भी किया गया था। आप देख सकते हैं 117 डेड इन द एयर डिज़ास्टर, ठीक है ना। और उसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी भी होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कई सारी जो थ्योरी हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एयर इंडिया का जो फ्लाइट था ना, ये बोइंग कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था, बोइंग 707, जिसका नाम था कंचनजंगा। ठीक है ना। होमी जहांगीर भाभा जी इसमें बैठे हुए थे और वो जा रहे थे कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे 24 जनवरी 1966 में उनका फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाता है माउंट ब्लैंक आल्प्स के पास, और 117 लोग इसमें होते हैं और सारे के सारे पैसेंजर जो होते हैं सभी की जान चली जाती है। और उस समय डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की उम्र मात्र 56 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पे फिर जब इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिलता है, और आल्प्स का जो ये रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती, स्नोफॉल होती, ग्लेशियर है बड़ा बड़ा, तो कोई भी और भी ज़्यादा एविडेंस वहाँ पर मिल नहीं पाया। ठीक है। और ऑफिशियल ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हुआ एयरक्राफ्ट और जेनेवा एयरपोर्ट के बीच में, है ना। आपको पता है ना, लैंडिंग करने से पहले जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है रडार के ज़रिए। तो जो पायलट थे और जेनेवा एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी थी उनके बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसके कारण ये आल्प्स से टकरा गया हमारा क्राफ्ट और सारे के सारे लोग यहाँ पे मर गए। ऐसा इन्होंने थ्योरी दिया। ठीक है। पहली थ्योरी ये दी। उसके बाद एक व्यक्ति थे, स्विट्ज़रलैंड के ही क्लाइंबर थे, जिनका नाम था डैनियल रोश। तो डैनियल रोश 2017 में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वो जो रीज़न है ना माउंट ब्लैंक का, जहाँ पर आपका ये कंचनजंगा क्रैश हुआ है, वहीं 1950 में एक और एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ था, जिसका नाम था मालाबार प्रिंसेस। तो उस जगहों पे जो है वो दोनों जिसमें 48 लोग मारे गए थे, दोनों एयरक्राफ्ट के जो है वो एविडेंस वहाँ पे प्रेजेंट है। और उनका सहयोग पता है किसने किया था? ग्लोबल वार्मिंग ने। ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो बड़े बड़े ग्लेशियर के नीचे मलबा दबा हुआ था वो निकल के बाहर आने लगा, और वो पूरा ग्लेशियर का पानी वो नीचे आ गया। तो थोड़ा फ्रांस के पास तक वो पानी आ गया, जहाँ पर इन्होंने फिर ये सारी चीज़ों को खोजने में इनको मदद मिली। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो क्राफ्ट जो है इंडियन क्रैशेस हुए थे, ये बात इन्होंने बताई। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं था, यहाँ पे दो फ्लाइट आपस में टकराई हैं और दो फ्लाइट आपस में टकराने के कारण ये दुर्घटना हुई है, ना कि कोई मिसकम्युनिकेशन के कारण ये बात यहाँ पर बोली गई। पहली चीज़ इन्होंने कहा कि उस समय एक इटली का भी एयरक्राफ्ट जो था वो मिसिंग था। हो सकता है वही इटली का एयरक्राफ्ट जो है वो रेडार के रेंज में ना आया हो और दोनों फ्लाइट्स के बीच में टक्कर हुई हो और ये बड़ा हादसा देखने को मिला। क्योंकि जो ऑफिसर्स की थ्योरी थी, उनका ये कहना था कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है आल्प्स रेंज के पास, तो अगर ऐसा होता तो उस क्राफ्ट में 41,000 टन फ्यूल था, और जब ऐसा क्रैश होता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये बहुत अधिक ऊंचाई पे ये दो प्लेन टकराए होंगे, और उतनी अधिक ऊंचाई पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, और प्लेन क्रैश होने के कारण सारे लोगों की जान चली गई। एक थ्योरी ये दी जाती है। एक और थ्योरी ये दी जाती है
कि जैसे कि ये जो पहला एयरक्राफ्ट 1950 में जो क्रैश हुआ था मालाबार प्रिंसेस, तो मालाबार प्रिंसेस जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था तो उसके जो मलबे थे ना, जो रिमेन्स थे, वो थोड़े से रीजन में ही पाए गए। लेकिन जो आपका बोइंग 707 कंचनजंगा जो आपका एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ था, तो 25 किलोमीटर की रेडियस में इसके मलबे को पाया गया। मतलब किसी मिसाइल से अटैक करके इसमें धमाका करवाया गया हो और इसके मलबे हवा में बहुत दूर तक फैले हो, इस तरीके की थ्योरी भी दी गई। तो ये सब चल रहा था, लेकिन एक गलती CIA के साथ हो गई। वो गलती क्या थी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2008 में एक बुक आती है, कन्वर्सेशन विद द क्रो। कन्वर्सेशन विद द क्रो में जो फॉर्मर CIA होते हैं, ठीक है, उनकी कन्वर्सेशन को यहाँ पे बताया गया है। एक जर्नलिस्ट है जॉर्ज डुगलस, तो जॉर्ज डुगलस के साथ CIA के ऑफिसर रॉबर्ट क्रोली कन्वर्सेशन करते, 2008 की बात है। और उसमें इस बुक में इस कन्वर्सेशन को बताया गया है, कन्वर्सेशन विद द क्रो। तो उसमें इन्होंने कहा है कि हमको हादसे का बहुत ही दुख है। भारत लगातार बढ़ता जा रहा था, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाला था, और कुछ ही समय में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेता। क्योंकि आपको मैं बता दूं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ के 8 साल बाद हम 1974 में पोखरण टेस्ट कर पाए। अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का निधन उस प्लेन क्रैश में नहीं होता, तो हम उस 18 मंथ में, जैसा कि उन्होंने कहा था, तभी हम, मतलब आप कह सकते हैं कि 1966 में ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबल हो जाते, हम उसी समय अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा लेते। लेकिन उस प्लेन क्रैश के कारण हम 1974, मतलब 8 साल का हमको और समय लग गया। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो कन्वर्सेशन में कहा कि 1945 में अमेरिका ही केवल और केवल एकमात्र ऐसा कंट्री था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी था जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स एंड वेपन्स की कैपेबिलिटी थी। लेकिन आने वाले समय में रशिया और चाइना 1964 तक एटॉमिक बॉम्ब्स को टेस्ट कर चुके थे, और अब भारत भी इस ओर आगे बढ़ रहा था, और भारत को जो सपोर्ट कर रहा था वो USSR कर रहा था। और हम नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर अगर ये देश बन जाता है तो वो रशिया के सपोर्ट में रहे, और हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान के विरुद्ध भी हम, भारत जो है वो न्यूक्लियर पावर का उपयोग करे। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर वो जनरेट करे। इसलिए जो कार्गो होता है, जो आप फ्लाइट में जब यात्रा करते हो तो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें कार्गो मतलब सामान रखा जाता है, तो कार्गो में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया या हो गया, जिसके कारण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जान चली गई और भारत न्यूक्लियर कैपेबल नहीं हो पाया। ऐसी बात इन्होंने यहाँ अपने कन्वर्सेशन में कही है। मतलब कार्गो में बॉम्ब रखा गया था, मतलब फ्लाइट में बॉम्ब था, मतलब इंटेंशनली यहाँ पे जानबूझ के उनको जानकारी थी कि इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं और इस फ्लाइट को क्रैश हमें कराना ही है। तो ऐसी थ्योरी भी आती है। अब कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई भी फाइल जो है वो पब्लिक नहीं की गई है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई इनिशिएटिव लिया है। तो हमारे पास केवल एक कंट्रोवर्सी थ्योरीज ही है जिस पे हम बता सकते हैं कि क्या मतलब क्या CIA इन्वॉल्व थी या नहीं थी, वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको पता चलती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर द सिनो इंडिया वॉर, मतलब इंडिया और चाइना के वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, देन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एक्सेप्टेड भाभाज आइडिया टू पुश फॉर न्यूक्लियर वेपन। तो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने जो है वो 3 स्टेज का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको एक्सेप्ट कर दिया था, और भारत जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबल होने वाला था। तो ताशकंद एग्रीमेंट के समय शास्त्री जी की डेथ हो जाती है 1966 में, और उसके बाद होमी जहांगीर भाभा जी, आप देख सकते हैं CIA ऑफिसर का क्या कहना है, ट्रेवल व्हेन हिट्स बोइंग 707 हैड बॉम्ब गो ऑफ इन द कार्गो होल्ड। तो ये बात इन्होंने कही है। सो आपको याद रखना है कि ट्रैम्बे एटॉमिक एनर्जी जो इन्होंने सेटअप किया था उसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और ये नाम इन्हें इंदिरा गांधी जी के द्वारा, मतलब इस इंस्टीट्यूट को जो नाम दिया गया है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो आई थिंक आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कहते हैं भारत में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा देश के लिए और किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। आगे आप मुझे बताइएगा आप कौन से ऐसे लीडर हैं जिनकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं। मैं उन वीडियोज़ को आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।